हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शाहजहां। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। हंगामा करने पर पुलिस लेगी एक्शन। हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 234 लोगों की जानी गई। रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। अगर कोई बिना हेलमेट के पेट्रोल भराने को लेकर विवाद करेगा या फिर हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगत ने कहा कि डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने लिखित जानकारी दी है। पेट्रोल पंप संचालकों ने आपसी सहमति से सड़क सुरक्षा और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के मकसद से ये फैसला लिया है। वहीं रायपुर में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की अगर बात करें तो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से पिछले 7 महीने में 214 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जबकि 150 से ज्यादा को गंभीर चोटें आई हैं। इसी तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई, जिसमें अधिकांश कार ड्राइवर हैं। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। एससीओ समिट में शामिल होंगे। जिनपिंग पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। वे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। वहीं एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी की यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। वहीं ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक होनी है और इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। यूएस टैरिफ के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होगा। यूनियन मिनिस्टर का दावा, बोले हम न तो झुकेंगे और न ही कभी कमजोर दिखेंगे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का इस साल पिछले साल से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। दिल्ली में एक इवेंट में पीयूष गोयल ने ये बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि हमें अपना एक्सपोर्ट बास्केट और बड़ा करना होगा ताकि किसी एक देश के एक तरफा फैसले का असर न पड़े। उन्हें उम्मीद है कि जीएसटी रिफॉर्म से घरेलू डिमांड को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी सेक्टर ने टैरिफ को लेकर कोई रोना धोना नहीं किया है। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट 824.9 बिलियन डॉलर यानी 72.71 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। गोयल ने कहा कि सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कई उपाय लाएगी। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया। फिलहाल रोक नहीं, ट्रंप बोले टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादा टैरिफ को गैर कानूनी बताया। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप के इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया वह उन्हें यह अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू होने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर व्यापार घाटे और अन्य कारणों से टैरिफ लगाए थे और उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिका का व्यापार घाटा ही राष्ट्रीय आपातकाल है। ट्रंप ने इन कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत सही ठहराया था। उनका कहना था कि व्यापार असंतुलन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसलिए उन्होंने व्यापार पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर टैरिफ लगाए। हिमाचल सीएम का राहत पैकेज पर केंद्र पर निशाना। सुक्खू बोले हमारे लोग आपदा से उजड़ गए, डिजास्टर को राजनीतिक तराजू में तौलना गलत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही के बावजूद विशेष राहत पैकेज नहीं मिलने पर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग आपदा से उजड़ गए मगर केंद्र से विशेष पैकेज नहीं मिला है।
उन्होंने सुक्खू ने कहा कि हमारे लोग आपदा से उजड़ गए, घर बह गए, जिंदगियां बिखर गई, पर अफसोस केंद्र सरकार की ओर से अब तक विशेष राहत पैकेज नहीं आया। जब वक्त की मार सबसे भारी होती है तो राहत का इंतजार और भी दर्दनाक हो जाता है। हमने अपने सीमित संसाधनों से हर पीड़ित तक मदद पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि हमें मालूम है कि समय पर मिली राहत ही सच्ची राहत होती है। अब जब जनता का दुख आसमान छू रहा है, तब केंद्र की चुप्पी किसकी सेवा कर रही है? क्या आपदा भी अब राजनीति के तराजू पर तोली जाएगी? हम केंद्र सरकार से फिर आग्रह करते हैं कि अब देरी ना करें, विशेष आपदा पैकेज तुरंत जारी करें। पटना के बाद बेगूसराय में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, पीएम को गाली देने के मामले में नारेबाजी, हंगामा, राजधानी में धरने पर सांसद विधायक। दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर दूसरे दिन भी बेगूसराय से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। बेगूसराय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन किया। वहीं पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता मौन धरने पर बैठे। लखनऊ में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं का बवाल चल रहा है। वे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। आसाराम 235 दिन बाद फिर जेल में, जोधपुर में सरेंडर किया। जनवरी में जमानत मिली थी। दुष्कर्म के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम ने 30 अगस्त को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त की सुनवाई में उसकी अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने फैसले में कहा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम की तबीयत स्थिर है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने या फिर लगातार चिकित्सा देखभाल की जरूरत नहीं है। आसाराम को 7 जनवरी 2025 में 12 साल के बाद पहली बार जमानत मिली थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप, कहा आयोग बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश कर रहा। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से बूथों की नई व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राज्य में बूथों की संख्या करीब 14,000 बनाई जा रही है। जहां अब तक 80,000 से ज्यादा बूथ थे, वहीं यह संख्या बढ़कर के करीब 94,000 हो जाएगी। हर बूथ पर अब 1500 की बजाय 1200 वोटर होंगे। वहीं कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी ने इस फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन कई गंभीर सवाल भी उठाए। राज्य मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि हमने कहा कि अतिरिक्त बूथ उसी पोलिंग स्टेशन के भीतर हों ताकि वोटर को 2 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अगर रेफरी निष्पक्ष नहीं होगा तो खेल कैसे निष्पक्ष होगा? टीएमसी के अरूप विश्वास और सांसद पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश कर रहा है। उधर भाजपा नेता शिशिर बजोरिया ने सीईओ कार्यालय की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40% बूथ लेवल अफसर बीएलओ अस्थायी हैं और राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर जवाब मांगा। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग से जुड़े हुए याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। स्वामी ने अपनी याचिका में 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया है। उस समय केंद्र ने स्वामी की ही याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र से इस पर निर्णय लेने को कहा था और स्वामी को ये स्वतंत्रता दी थी कि यदि वे संतुष्ट न हो तो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। स्वामी की नई याचिका में कहा गया है कि 19 जनवरी 2023 के आदेश के बाद उन्होंने 27 जनवरी 2023 को केंद्र को सभी दस्तावेजों के साथ एक प्रतिनिधित्व सौंपा था। इसके बाद 13 मई 2025 को उन्होंने एक और नया प्रतिनिधित्व भेजा, लेकिन अब तक न तो उन्हें और न ही सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब मिला है। आरसीबी पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए देगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी। 4 जून को विक्ट्री परेड में गई थी 11 लोगों की जान। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने 4 जून की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वाले सभी 11 लोगों के परिवार को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि टीम मुश्किल समय में सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।
यह मदद उनके जीवन को थोड़ा संबल देने के लिए की जा रही है। आरसीबी की टीम इस साल पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड रखी गई थी। इस परेड में भगदड़ मच जाने की वजह से 11 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। धनखड़ ने राजस्थान के बतौर पूर्व कांग्रेस विधायक पेंशन मांगी। 40 दिन मौन रहे पूर्व उपराष्ट्रपति सक्रिय हुए, अब 3 पेंशन मिलेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद पेंशन बंद हो गई थी। अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के नाते फिर से आवेदन किया है। धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा सचिवालय ने धनखड़ की पेंशन आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पूर्व विधायक की पेंशन मिलनी शुरू होगी। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन। मनोज जरांगे बोले, ये आखिरी लड़ाई, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का दूसरा दिन था और जरांगे जलाना से मुंबई के लिए बुधवार को निकले थे। उन्होंने 29 अगस्त को मुंबई आजाद मैदान में अनशन शुरू किया था। जरांगे ने घोषणा की थी कि जब तक समुदाय की मांगे पूरी नहीं हो जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। मनोज ने चेतावनी दी कि हम अपना हक मांग रहे हैं, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा न ले। अगर शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी होती है तो वह अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर देंगे। इमाम एसोसिएशन बोला, देश संविधान से चलेगा, गीता कुरान से नहीं। भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना हमारा अपमान, पर्सनल लॉ खत्म होने नहीं देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाले बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। इस संस्था के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। भागवत ने पिछले एक हफ्ते में 3 से ज्यादा बार भारत को हिंदू राष्ट्र कहा। इस पर रशीदी ने कहा कि बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र करना बाकी के धर्मों का अपमान है। आप कहते हैं कि पूरे देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ऐसे कानून पहले से मौजूद हैं। हम भारत में मुसलमानों, बौद्धों और सिखों के पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे। AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र करना बाकी धर्मों का अपमान है। हम भारत में मुस्लिम, बौद्ध और सिख पर्सनल लॉ खत्म होने नहीं देंगे। संसद में लगेंगे पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए। परिषद में संस्कृति से जुड़ा हुआ दूसरा प्रतीक होगा। 2 साल पहले सेंगोल स्थापित किया गया था। संसद परिसर में पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए लगाए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है। मंदिर समिति ने बताया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाल ही में पूरी दौरे पर आए थे और मंदिर समिति की तरफ से उनको ये प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये तीनों पहिए भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्रा के रथों से निकाले जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन और भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है। इन 3 रथों के एक पहिए दिल्ली भेजे जाएंगे। उन्हें संसद में ओडिशा की संस्कृति और विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा। टैरिफ विवाद पर राजनाथ बोले, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी टैरिफ पर विवाद के बीच कहा कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। राजनाथ ने ये बात NDTV डिफेंस समिट में कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ट्रेड वॉर जैसे हालात हैं और विकसित देश तेजी से संरक्षणवादी हो रहे हैं। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हम राष्ट्रीय हित और लोगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। राजनाथ के इस बयान को ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत, रूस और चीन के करीब आने की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं PM मोदी जापान से चीन के दौरे पर रवाना हुए हैं। वे यहां पर SCO समिट में दोनों देशों के राष्ट्रपति से मिलेंगे। सिंह ने कहा कि हमारे लिए अपने लोगों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों का, देशवासियों का हित सबसे ऊपर है। चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।
राहुल द्रविड़ ने छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ। आईपीएल 2026 में नहीं होंगे टीम के हेड कोच। पिछले सीजन 9वें स्थान पर रही थी फ्रेंचाइजी। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है और द्रविड़ के और टीम का साथ खत्म हो गया है। हालांकि द्रविड़ के आईपीएल फ्रेंचाइजी से अलग होने का कारण पता नहीं चला है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने बताया कि राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजी के साथ अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। राहुल कई सालों से राजस्थान रॉयल्स की यात्रा के केंद्र में रहे हैं और उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया। टीम के अंदर मजबूत मूल्यों का निर्माण किया गया और फ्रेंचाइजी की संस्कृति पर एक छाप छोड़ी है। आज का सुविचार, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वहीं दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।